नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी और जानेंगे कि क्या है आज की ताजा सूरत हाल। चुनाव आयोग आज से 3 दिवसीय दौरे पर, कर्नाटक दौरे पर है। वहां सियासी हलचल बढ़ गई है। किस तरह से सियासी हलचल बढ़ी है इसके बारे में बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे जहां एडिनो वायरस से बच्चों की मौत का मामला गरमाया है, लेकिन ममता बनर्जी इस वायरस के बात को नकार रही हैं। क्या है इसके पीछे की सियासत, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं यह भी बात करेंगे कि के कविता को आखिर क्यों पड़ी है यूनाइटेड विपक्ष की जरूरत। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए अहमदाबाद में मनाया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती का जश्न। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में अहमदाबाद में शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच। दोनों देशों के 75 साल की मैत्री पर आधारित विशेष सिक्के से हुआ टॉस। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम आज से 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर। इस साल होने वाले चुनाव से पहले तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में बढ़ी सियासी हलचल। जेपी नड्डा आज बेंगलुरु में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक सरकार ने दी SC/ST किसानों को सिंचाई सुविधा की सौगात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राजधानी बेंगलुरु में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाओं की प्रदान की। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस से बच्चों की मौत का मामला गरमाया। ममता बनर्जी ने नकारी वायरस के असर से मौतों की बात। कहा कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही है बच्चों की मौत। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी की नई सियासत। चुनाव बाद हिंसा में शामिल कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनावों का टिकट न देने का ऐलान। और मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ आज भी जारी। शराब घोटाले में दक्षिण के कार्टेल की गिरफ्तारी के बाद के कविता की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब विपक्षी एकता के सहारे के कविता। तो इस वक्त में सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और कर्नाटक में चुनाव आयोग की एक टीम दौरा कर रही है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आयुक्त भी शामिल हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये कर्नाटक में चुनाव आयोग का दौरा, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार इस बात को देख रहा है कि क्या कुछ तैयारियां वहां की गई हैं। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के साथ वहां की सियासत भी गरमा गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का आज से 3 दिन का कर्नाटक दौरा शुरू हुआ है। आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठकें कर रहा है। आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सुझाव मांगेगा। चुनाव आयोग यात्रा के दूसरे दिन चुनाव पूर्व तैयारियों के बारे में 34 जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। निर्वाचन आयोग अपने दौरे के अंतिम दिन मीडिया को भी संबोधित करेगा। तो कई एंगल हैं इस दौरे के निर्वाचन आयोग के। वहीं राज्य में चुनावी सुगबुगाहट के साथ ही बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाई है पार्टी ने। इस वर्ष पीएम मोदी कर्नाटक में 5 रैलियां कर चुके हैं। पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता भी राज्य में लगातार दौरे कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बेंगलुरु में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। उसके बाद भाजपा अध्यक्ष बेंगलुरु के आर पुरम मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी डबल इंजन की सरकार और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाह रही है और इसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। डबल इंजन की सरकार को लगातार सामने लेकर आ रही है। राज्य में 5 साल के विकास की तस्वीर और उपलब्धियों का लेखा जोखा यानी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जा रही है पार्टी।
वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को आगे करके महिला वोटर्स पर ज्यादा फोकस किया है। महिला वोटर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी को आगे किया है। दरअसल एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी को मिल रही जीत में साइलेंट वोटर्स ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। साइलेंट वोटर्स कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया था कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि महिलाएं हैं और लगातार बीजेपी को इनका साथ मिल रहा है। और अब प्रियंका गांधी को आगे कर कांग्रेस ने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी में भी लड़की हूं लड़ सकती हूं की कवायद शुरू की थी। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर कांग्रेस ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए ना नायकी यानी मैं भी नेता के तर्ज का नारा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति परिवार 2000 रुपए का मासिक भत्ता, 200 यूनिट बिजली फ्री और कई अन्य फ्रीबी योजनाएं घोषित की हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का एजेंडा पुरानी पेंशन स्कीम भी है जो वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लागू करने का दावा करती है। पार्टी पुरानी पेंशन स्कीम का एजेंडा तो चला रही है लेकिन इसके रेवेन्यू मॉडल पर खामोश है। कहां से पैसा आएगा इसके लिए ये नहीं बता रही है पार्टी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस मानती है कि शॉर्टकट की सियासत ही इस दौर में उसका बेड़ा पार करेगी, इसलिए शॉर्टकट की सियासत, फ्री बी की सियासत जारी है। बीजेपी ने पार्टी के अंदर गुटबाजी को समाप्त करने के लिए बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वहीं कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर रस्साकशी जारी है। कांग्रेस पार्टी में आलाकमान को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच संशय की स्थिति है कि आखिर आलाकमान कौन है और कहां से ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं लेकिन क्या उन्हें फैसले लेने का अधिकार है? यह सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस विषय में जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस में आलाकमान कौन है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर गांधी परिवार की सरपरस्ती में ही ये पार्टी चल रही है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें। उससे पहले हमारे साथ में हमारी संवाददाता आयशा खानम भी जुड़ी हुई हैं। आयशा के पास सबसे पहले चलते हैं। आयशा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, आपसे जानना समझना चाहते हैं कि आज जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग का दौरा, क्या जानकारी देंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही चुनाव आयोग की टीम बेंगलोर पहुंची है आज, तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। और चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग जो है राजीव कुमार और दूसरे आला अधिकारी आज बेंगलोर में लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू किया और आज शाम को बेंगलोर में एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है और इसमें आज भाग लेंगे। और इसके अलावा चुनाव आयोग के सामने तमाम राजनीतिक पार्टियों को आने के लिए कहा गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो एक रूटीन प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग के साथ इंटरेक्शन करेंगी और अपनी राय देंगी और अपनी बात बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ से लगातार आरोप लगाती रही कि जो वोटर लिस्ट है उसमें से कई लोगों के नाम डिलीट हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि अगर वोटर लिस्ट में नाम भी डिलीट हुए हैं तो उन्हें वेरिफिकेशन के बाद दोबारा जोड़ दिया जाए। तो फिलहाल कर्नाटक में करीब 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। और चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक करीब 12 लाख नए मतदाता इसमें जोड़े गए हैं और करीब 6 लाख ऐसे हैं जिनके नाम डिलीट किए गए हैं। और ये 6 तमाम वेरिफिकेशंस के बाद, क्योंकि कुछ लोगों के आइडेंटिफिकेशन सही नहीं थे, कुछ लोगों के 2 बार वोटर आईडी लिस्ट बने हैं, कुछ लोगों के एक तस्वीर के साथ 3-4 वोटर लिस्ट बने हैं। तो इस तरह की गलत डेटा देने की वजह से कई वोटर लिस्ट में जो नाम है उन्हें हटाया गया है। तो चुनाव आयोग ने साफ किया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने में चुनाव आयोग कोई अनदेखी नहीं करेगा। तो इसकी पूरी तैयारी नजर आ रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि शनिवार को जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस वक्त क्या डिटेल सामने निकल कर आता है, क्योंकि यही कहा जा रहा है राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कि करीब 27 से 28 तारीख तक कर्नाटक में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कस ली है और मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं।
जी जी, निश्चित तौर पर तो सियासी गतिविधियों के विषय में ही आपसे जानना चाहते हैं। आज बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा का भी के बारे में भी जानकारी मिली है, उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी अपनी जो चुनावी गतिविधियां हैं उनको तेज कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रक्रिया जो है पहले से ही बेहतर तरीके से रणनीति बीजेपी हमेशा से बनाती रही है। और ये रणनीति जो है हमने देखा कि बीजेपी लगभग एक साल पहले से ही बूथ लेवल से तैयार करना शुरू कर दिया था। और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह और उन्हें मोटिवेट किया है। और लगातार उनकी जो यात्रा रही है कर्नाटक में, इसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित और चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे रहे। तो बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां भी हो रही है कर्नाटक में, और कई विकासशील योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है कर्नाटक में। 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक पहुंच रहे हैं, बैंगलोर मैसूर हाईवे का उद्घाटन करेंगे। और ये तमाम जो विकासशील योजनाएं हैं, बीजेपी इस आधार पर लोगों के सामने वोट मांगेगी। और बीजेपी के पास एक ही मंत्र है, विकास। और इस विकास के मंत्र के जरिए बीजेपी को यकीन है कि कर्नाटक के मतदाता इसको देखेंगे कि किस तरह से ये विकास और लोगों ने इसका लोगों तक फायदा पहुंचा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और लगातार तीखे तेवर अपनाते हुए बीजेपी सरकार पर हमले तेज करती रही है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस का ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस ये मान रही है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी के चलते उन्हें फायदा पहुंच सकता है। लेकिन बीजेपी को इस बात का यकीन है कि डबल इंजन सरकार के चलते कर्नाटक में बीजेपी एक बार फिर 140 सीट का जो टारगेट बीजेपी ने रखा है, इस टारगेट को हासिल कर सकती है। क्योंकि कर्नाटक में 113 का जो नंबर है, जो मैजिक फिगर है सरकार बनाने के लिए 113 है, तो बीजेपी का टारगेट 140 है। तो इस विश्वास के साथ बीजेपी अपने तमाम आला नेताओं को मैदान में उतार रही है। कई केंद्रीय मंत्री, कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं। और 24 मार्च को विजय संकल्प यात्रा का अंतिम दिन होगा दावणगेरे में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। चलिए, कितना असर पड़ता है जनता के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी की कोशिशों का, ये अभी कह पाना मुश्किल है, जनता तय करेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बनी रहें, यहाँ पर हम खास मेहमानों को इस पूरी चर्चा में जोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ में एमजी महेश, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी कर्नाटका के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमजी महेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ ऋषि मिश्रा, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ऋषि मिश्रा जी, स्वागत है आपका। और ऋषि मिश्रा जी कांग्रेस के समर्थक भी माने जाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की बातों को भी वो अपनी तरफ से शायद रख सके। कोई ऐसा दबाव तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर। साथ ही साथ आर राजा गोपालन जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर बातचीत करने के लिए। ऋषि मिश्रा जी, अगर आपके साथ इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहें, ये समझना चाहें कि आखिर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें हमने देखा कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को एक साथ उनका हाथ पकड़कर चलते हुए दिखाई दे रहे थे राहुल गांधी। आखिर क्या मजबूरी है? ऐसा लगता है कि कहीं इन दोनों नेताओं की जो आपस की गुटबाजी है वो पार्टी पर भारी पड़ेगी, या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का आप लोगों को विश्वास है कर्नाटक? नहीं, निश्चित ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो हैं कर्नाटका कांग्रेस के बड़े नेता हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और दोनों का मैं समझता हूं कहीं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन है। वैचारिक मतभेद किसी विषय को लेकर हो सकता है, और ये हर पार्टी में है। अब यदि भाजपा की बात करें तो येदियुरप्पा और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके बीच कैसे रार हैं, ये हम सब जानते हैं। और उनको मनाने के लिए, येदियुरप्पा साहब को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को दो बार उनको मंच पे बुला के नमस्कार करना पड़ता है। तो ये हर पार्टी में होता है, रिफ्ट हर पार्टी में होता है, क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र है। यदि आप ये बात तो आप देखा होगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां चुनावी प्रक्रिया से अध्यक्ष का चुनाव होता है। और ये सौभाग्य की बात है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कर्नाटका से आते हैं, एक मजदूर का बेटा आते हैं, और निश्चित ही भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को आगामी चुनाव में होगा, और कांग्रेस पूर्ण मेजोरिटी से सरकार। चलिए, आपने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, तो एक सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं लगातार कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के पास
पावर सचमुच में है, वो सचमुच अध्यक्ष की पावर एंजॉय कर रहे हैं, या फिर पार्टी का चेहरा जिस तरह से राहुल गांधी हैं और गांधी परिवार के पास ही वो उनकी खड़ाऊं लेकर आगे चल रहे हैं? इस विषय पर आपके पास आएंगे, लेकिन हम फिलहाल एमजी महेश जी के पास चलते हैं। एमजी महेश जी, कर्नाटक की पूरी राजनीति में जिस तरह से आपने देखा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बात को ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये तो डिफरेंसेस इस तरह से नहीं है जो कोई सतह पे आए, ये एक मतभेद है, मनभेद कुछ नहीं है, और मनभेद ज्यादा बीजेपी में है। किस तरह से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कर्नाटक का लोग समझ गए वो कांग्रेस से टूट गया, दो अलग अलग से वो कैंपेन कर रहे हैं, और द पीपल ऑफ कर्नाटका इज अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट दे आर टू आर द वेरी डिवीजन इन द पार्ट ऑफ, वो पूरा प्रोसेस में चल रहे हैं। कर्नाटक में अभी लोग ऐसा एंथुसियाज्म है, वो मोदी जी का वो क्या दौरा है, या इसका वो कर्नाटक का वो चौथा दौरा है, लोग में ऐसा भरवसा है। कैमरा एक बार अगर आप रोटेट कर ले एमजी महेश जी, तो आपकी तस्वीर सीधी हमको मिल सकेगी जी। सब जगह में इसके रैली में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लाखों लोग एमजी महेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं अपना कैमरा अगर आप रोटेट कर लेंगे तो दर्शक आपकी तस्वीर भली भांति देख सकेंगे। अभी वो जी परपेंडिकुलर आ रही है। जी 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 जी, थैंक यू जी, अपनी बात जारी रखिए। The people of Karnataka is very much, they are very enthusiasm. The visit of the Prime Minister of this country and the people they are gathering for the rallies is the number is more than 10 lakhs in somewhere of the part of the Karnataka. ऐसा ही लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद है कर्नाटक में लोग का इस बार भी वो क्या है, सब आप बात किया था पहला है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कर्नाटक देयर इज अ प्रो इनकम्बेंसी, देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी एज द पार्ट ऑफ इट, द प्रो इनकम्बेंसी चल रहा है। लोग दोनों डबल इंजन सरकार का भरवसा ऐसा ही रखा है, वो मोदी जी का दौरा और कर्नाटक का 3.5 साल का हमारा विकास, वो दोनों मिलकर लोग ऐसा खुशी है, वो ऐसा माहौल का वो इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाले दिन का वो चुनाव है, सबको सबक सिखाता है। जी, ऋषि मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं, आर राजगोपालन जी को अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। राजगोपालन जी, आपसे समझना चाहेंगे, दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, आपने सुना, और किस तरह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर का जो रिफ्ट है वो असर डालेगा, क्योंकि ये लगातार देखने में आ रहा है कि ये तो बड़ा कॉमन सा हो गया है कि दोनों पार्टियां एक कहती है कि ये प्रो इनकम्बेंसी, दूसरी कह रही है एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं, मुझे लगता है 224 सीट के लिए लड़ाई है निखिल जी। जी, मुझे लगता है इधर ओकलिगा लिंगायत जो उसको बीच में दरबनार है, ये चीज बहुत प्ले करेगा। कुमारस्वामी साहब का जो अकेले जाना, एकले चलो अकेले जाना ठीक नहीं है। एंड सेकंड थिंग, जो अमित शाह साहब ने बात जा करके बोला है, कुमारस्वामी कांग्रेस को बी टीम कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है जो रमेश बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ने वो गलत बोला है। कांग्रेस ने 2 गुट करके, ऐसे 2 गुट नहीं है, उधर 3 गुट है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक अलग गुट है। मल्लिकार्जुन खड़गे का तो छोड़ दीजिए, मार्गरेट आलवार ने ओपनली बयान दिया है कांग्रेस का टिकट 100 करोड़ बेचते हैं कर, एकदम लगा दिया है जो आलवार ने उसके ऊपर। सेकंड थिंग, जो अभी करस्पॉन्डेंट ने बोला था 5 करोड़ वोटर्स है, 12 लाख न्यू वोटर्स है। 12 लाख न्यू वोटर्स में आपको पता लगना चाहिए ये लोग बिल्कुल डिजिटलाइजेशन, कोरोना 250 करोड़ कोरोना को वैक्सीनेशन हो गया, उसमें बिल्कुल सुविधा मिली थी उन लोगों का। मुझे लगता है आने वाले दिन में जो डबल इंजन सरकार के बारे में बोल रहे थे, उसको फायदा तो नरेंद्र मोदी को होगा, क्योंकि आक्रोश हो गया है आम जनता को बीच में। तीनों कैंडिडेट, सिद्धरामैया हो, येडियुरप्पा हो, कुमारस्वामी हो, ये तीनों ऐलान कर दिया है ये आखिर चुनाव है, अगले चुनाव में नहीं लड़ूंगा करके, क्योंकि उनको पता है एज निकल गया है। दूसरी चीज है, उधर आने वाले दिन पर युवा पीढ़ी बहुत आ गया है, सबको छोटे छोटे 25, 26, 30, 40 उम्र को आप सब लोग आ गए हैं। ये चीज है। 3 विपक्ष उधर है, एक जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी। खट्टर तो कांटा का तरह टक्कर कट्टर है। मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी का जो छवि है, बीजेपी वोट्स को अधिक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए अलग 5-10% वोट है, वो बिल्कुल बीजेपी को आगे लेके जाएगा। जैसे आपको करस्पॉन्डेंट
मरूक आलम ने बोल रहा था ये 140 तक तो नहीं है, 120 125 में आकर के बीजेपी बैठेगा, कितना भी गणित आ रहे कांटा का टक्कर बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन ये तो खैर वोटर्स तय करेंगे दरअसल कि कितनी सीटें देनी है। ऋषि मिश्रा जी, एक सवाल लगातार, जी हम आपके पास ही आ रहे हैं, तो हमारा सवाल भी ले लीजिए और उसके बाद आप अपनी बात भी उसमें जोड़िएगा जरूर, जो आपको जवाब देना है। ये भी समझना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं से आते हैं, लेकिन उनके ऊपर तमाम सवालिया निशान लगाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि वो कार्यकर्ताओं के अंदर ही संशय है कि क्या वो आला कमान है, और यदि आला कमान है तो उनकी स्थिति क्या है, उनकी पावर्स क्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो कहना चाह रहा था, देखिए कर्नाटका में बीजेपी की ये स्थिति बन गई है कि जिस येडियुरप्पा को सबसे भ्रष्टम नेताओं में शुमार माननीय अमित शाह मानते थे, आप कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जब येडियुरप्पा साहब बीजेपी से अलग हुए, उस समय के स्पीच को आप देखेंगे तो यही नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी येडियुरप्पा को सबसे भ्रष्टम नेता बता रहे थे कर्नाटका के। आज उसी येडियुरप्पा के शरण में जाना पड़ रहा है कर्नाटका में बीजेपी को बचाने के लिए। आप ताजा उदाहरण देखिए, कर्नाटका मत जाइए, मेघालय में देखिए, मेघालय में जिस एनपीपी सरकार को अमित शाह नरेंद्र मोदी जी ने पानी पी पी के कोसा, आज उसी संगमा जी के शपथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मौजूद होते हैं। देखिए, तो पार्टी की डिफरेंसेस की बात चल रही है दरअसल ऋषि मिश्रा जी, और मुझे लगता है कि ये तो सभी पार्टियों में है। अगर कोई नेता कांग्रेस की तरफ आ जाएगा तो आप उनकी बात करने लगेंगे, ये तो सारे पार्टियों में। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो आपका डिफरेंसेस है, जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी अब ये सब इसीलिए राजा गोपालन जी, आप राजस्थान की बात ना करें, और ऋषि मिश्रा जी आप भी जो है मेघालय और दूसरे राज्यों की बात ना करें। जब डिफरेंसेस की बात जाएंगे तो वो सचिन पायलट और दूसरे नेताओं की बात करने लगेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपके कर्नाटक के डिफरेंसेस की बात हो रही है, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, वो एक साथ उनका हाथ पकड़कर लेकर चलना पड़ रहा है, ये सारी चीजें जनता देख रही है। दरअसल सवाल हमारा यही है। मैं उस पे भी आ रहा हूं। एंकर महोदय, आप विद्वान एंकर हैं, आप जानते हैं, मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री देश के सबसे ईमानदार नेता है, लेकिन क्या मजबूरी है कि देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचारियों के शरण में जाना पड़ता है, चाहे वो मेघालय हो या कर्नाटका हो। अभी कर्नाटक के ही एक बीजेपी के एमएलए के पुत्र कितने पैसे, उनके ऑफिस से कितने पैसे मिले हैं, ये छत्तीसगढ़ में भी डाला था, छत्तीसगढ़ में इतना भी लोड। अरे भैया बोले दीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आपकी बात आप 10 सेकंड में खत्म करें, उसके बाद एमजी महेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जी, जो पैनल में वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको ये दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द अगर डिफरेंसेस होगी तो लोग बीच में बोलते हैं, ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे कि वो दोबारा बोलेंगे। पत्रकार साहब का हो रहा है, हमारा पार्टी इज द डिफरेंस। देखो हमारा प्रधानमंत्री, विधायक पैसे आपके विधायक, एक के ऊपर एक मत बोलिए। ऋषि कुमार जी, महेश जी, एमजी महेश जी, एक मिनट शांत हो जाइए। ऋषि मिश्रा जी 10 सेकंड में खत्म करिए, उसके बाद मैं एमजी महेश जी से आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। देखिए, मेरा एक लाइन में कंक्लूड पॉइंट यह है कि बीजेपी को सत्ता कैसे भी चाहिए, चाहे उनको भ्रष्टाचारियों के शरण में जाना हो। जहां तक वैचारिक मतभेद की बात है, तो जो जिस पार्टी में लोकतंत्र होगा उसमें वैचारिक मतभेद होंगे। एमजी महेश जी कह रहे हैं कि, चलिए आपकी बात समझ गए ऋषि मिश्रा जी, एमजी महेश जी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में वैचारिक मतभेद है। पार्टी इस डिफरेंस कैसा है, देखो एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा है, ऐसा कैमरा में कैसे लेते हैं, एक रोल मॉडल कैसा रखता है। देखो हमारा प्रधानमंत्री जी एक आदर्श कार्यकर्ता रूप, वो पक्ष क्या तय करते हैं, पक्ष का क्या कार्यक्रम थे, वो सबको, वो इज द लीड द होल थिंग। वो कर्नाटक का ऐसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हम पन्ना प्रमुख तक ऐसा काम साले लास्ट 1 ईयर से हम कर रहे हैं। आज हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल क्रॉस द 50+1% of the marks in every booth of the Karnataka, around 57,000 booth of the entire Karnataka। ऐसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है अभी। जी, चलिए वरिष्ठ पत्रकार राजा गोपालन जी के पास एक बार आते हैं। 150 mark of the what the party has given us,
वो अमित तय कर रहा है, मैं वो पहुंचा रहे हम लोग। जी राजा गोपालन जी, भ्रष्टाचारियों की शरण में है तमाम सारी पार्टियां, और ये आरोप जो है ऋषि मिश्रा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचारियों के शरण में है, वो इसको इस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक रूप से उनसे आज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस ने क्यों एसडीपीआई पीएफआई के समर्थन कर रहा है, कम्युनिस्ट को क्यों किया है वो कांग्रेस में ईडी रेड इतना हो रहे हैं, रेड शिव कुमार का बार बार जाना पड़ता है क्योंकि पैसा नोट कमा रहे। राजीव गांधी फाउंडेशन का, सोनिया गांधी का जितना पैसा दिया करके येडियुरप्पा जी, तो येडियुरप्पा जी का जरूरत नहीं है, येडियुरप्पा जी को नहीं बोलना है। आप ईडी के बारे में बोल दीजिए, किताब है जो येडियुरप्पा के बारे में नहीं बोलेंगे, माननीय करना चाहिए। शिव कुमार जी ने कितना बार पैसा खाया है वो भी पता होना चाहिए। 40% कमीशन डायरेक्ट मांगते हैं, छत्तीसगढ़ में 60% है। आप कर्नाटक से आने वाले वरिष्ठ नेता हैं। इस तरह के तो आरोप कोई भी लगा सकता है। देखिए इस तरह के आरोप कोई भी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आप तीनों अपनी अपनी बातें रखें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिना किसी आधार के इस तरह के आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मुझे लगता है जी निखिल जी, मुझे भ्रष्ट नेताओं, अरे कहाँ छपा, आपने कहाँ पढ़ लिया? अरे भैया इस तरह से कहेंगे तो भैया आपकी पार्टी को जाके बोला होगा। येडियुरप्पा जी अलग पार्टी बना ली है। इस तरह के वेग आरोप ना लगाएं, क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारी चर्चा है उसका लेवल और नीचे जाएगा। सिद्धरामैया भी बाहर से आए थे, याद होना चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ता का। वो जेडीएस से आए थे। चलिए, जेडीएस से आए थे, कांग्रेस ही नहीं है। आयशा जी के पास चलते हैं। आयशा जी, तमाम ये पूरी बहस आप देख रही हैं, दरअसल इन सब के बीच में ये समझना चाहेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किस तरह से सोचती है? क्या ये जो भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, कट कमीशन, ये सारे भी मुद्दे हैं? और क्या जो महिलाओं को आगे करके कांग्रेस सामने आ रही है, क्या वो भी एक मुद्दा है? किस तरह से आप देख रही हैं डबल इंजन की सरकार, विकास, ये सारे क्या कुछ है मुद्दा? जी देखिए निखिल, हम बात कर रहे थे साइलेंट वोटर्स की। ये साइलेंट वोटर्स में वो तमाम वोटर्स हैं जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं। देखिए ये वोटर्स बात नहीं करते, इन्हें जब तक विकास इन तक पहुंचता है और इनकी ज़िंदगी सुधरती है, ईज ऑफ लिविंग की बात जब होती है, सबका साथ सबका विकास इन्हें नज़र आता है ग्राउंड पर, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोग इसके आधार पर वोट करते हैं और पार्टी को वोट देते हैं। तो जाहिर है ये बेनिफिशियरी जो है एक अहम हिस्सा है कर्नाटक में भी, और दूर दूर तक, खासकर किसान सम्मान योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, ये तमाम जो सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम्स हैं कर्नाटक के कोने कोने तक, हर जिले तक पहुंचाई गई हैं। तो ये तमाम योजनाएं हैं, ये तमाम विकासशील योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंची हैं, तो लोग इसको जरूर देखेंगे। और दूसरी तरफ जो आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है, भ्रष्टाचार को लेकर बात चल रही है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों में जब सत्ता में रही है चलता रहा है, और कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। और कुछ समय पहले तक काफी शोर मचाया था कि कर्नाटक में जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट्स का जो स्कैम की बात कहती है कांग्रेस, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश किया है इसे साबित करने के लिए। कर्नाटक सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि अगर कोई पुख्ता सबूत सामने आता है तो कई लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस इसमें नाकाम रही। तो ऐसी में ये महज राजनीतिक छिटाकशी करने या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने में अगर कांग्रेस इसे अपना वोट बैंक समझती है या फिर किसी एक विशेष वर्ग को अपना वोट बैंक समझती है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये गलती हर चुनाव में करती रही है। और कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से महिला हो या युवा हो और स्किल डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप हो, ये तमाम चीजों के जरिए सशक्त करने की स्कीम्स लोगों तक पहुंचाई है। तो बीजेपी के पास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रह्मास्त्र है, इसके जरिए बीजेपी जाहिर है इस चुनाव में। 2 सेकंड निखिल जी, मुझे एक सेकंड, राजा गोपालन जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आता हूँ ऋषि मिश्रा जी आपके पास। जी राजा गोपालन जी, बहुत जल्दी से, हमारे पास चर्चा खत्म करनी है हमें। जी मुझे लगता है कांटे का टक्कर है कर्नाटका में, 19-20 का फर्क नहीं है। चलिए वो जनता तय करेगी। ऋषि मिश्रा जी आप क्या कह रहे हैं? चलिए निखिल जी डीडी न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार नेता देश में बहुत कम है। चलिए ये आपने माना है, अच्छी बात है। क्या मजबूरी है कि भ्रष्टाचारियों के शरण में जाना पड़ता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को?
नहीं, असल में दरअसल जो बात आयशा ने कही कि ये चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये लगातार जारी रहेगा और कर्नाटक के विषय में भ्रष्टाचार और आरोप प्रत्यारोप का दौर ये कोई नया नहीं है। जनता किस तरह से जाती है, क्या देखती है, ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। MG महेश जी आपका, ऋषि मिश्रा जी, R राजा गोपालन जी और आयशा खानम आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, उस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको मां माटी और बंगाल की सियासत की बात करेंगे। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत, जिसके बारे में कहते हैं कि मां माटी की सियासत कर रहे हैं लोग वहां पर और खासतौर पर ममता बनर्जी। लेकिन क्या आखिर इस सियासत की हकीकत है, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी TMC और विपक्ष आमने सामने है तमाम मुद्दों को लेकर के और राज्य के विभिन्न अस्पतालों में जो बच्चों की स्थिति है उसको लेकर के भी एक बार टकराव जो है वो देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में TMC और विपक्ष आमने सामने हैं। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा करती है, लेकिन ममता बनर्जी विपक्ष के सवाल पर ही सवाल उठा रही है, यानी कि सवाल पर ही सवाल कर रही हैं। उनका कहना है कि ये सवाल जो है वो सही नहीं है। बीजेपी का आरोप क्या है? बीजेपी का आरोप है कि पिछले दिनों 100 से ज्यादा बच्चों की मौत एडिनो वायरस के बढ़ते प्रकोप से हुई है और ममता बनर्जी कहती हैं कि महज 13 बच्चों की मौत हुई है और वो भी पुरानी बीमारियों की वजह से और कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। कोमॉर्बिड कंडीशंस 3 बच्चों की और 13 बच्चों की मौत हुई है। बीजेपी सरकार पर विफलता का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर जाती है। उसका कहना है कि सरकार लगातार विफल रही है स्वास्थ्य के मामले में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि पीड़ित बच्चों की चिकित्सा के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार और हिंसा के लगातार घटनाओं के बाद ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की इमेज धूमिल हुई है। यही वजह है कि TMC अपनी छवि को सुधारने के लिए कवायद तेज कर रही है। पिछले दिनों TMC ने पंचायत चुनाव से पहले पोस्ट पोल वायलेंस में शामिल अपने कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है ताकि उन्हें पार्टी टिकट न दिया जाए। पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर अदालत की सक्रियता का कारण केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर के। ग्रामीण स्तर पर TMC कार्यकर्ताओं की दबंगई ने आम लोगों को काफी निराश किया है और यही ममता बनर्जी की सियासी मजबूरी भी है कि वो इस तरह के अपनी इमेज को धुलती हुई नजर आए, अपनी इमेज को क्लीन करती हुई नजर आए। और यही वजह शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हिंसा में शामिल होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या सचमुच ऐसा है? हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से नई तरह की सियासत है। सबसे पहले प्रसेनजीत, अगर हम बच्चों की बात करें, 100 बच्चों की बात की जा रही है कि उन्हें एडिनो वायरस से मौत हो गई उनकी, लेकिन राज्य सरकार ममता बनर्जी इसको नकार रही है। वस्तुस्थिति क्या है, किस तरह से है ये पूरा मामला? देखिए निखिल, पहले तो ये बता दूं जी, पॉइंट नंबर 1, जनवरी से जो सरकारी अस्पतालें हैं वहां से इंफॉर्मेशन लोगों को या हेल्थ मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जा रहा था कि स्थिति खराब है। वैसे ये जो सीजन चेंज की समय है या बंगाल में फ्लू एक खतरनाक चीज है, लेकिन ये एडिनो वायरस इस बार, पहले भी एडिनो वायरस हुआ करता था, लेकिन एडिनो वायरस इस बार इनफैक्ट बच्चे लोगों को इस तरह से अटैक करने के बाद वो खतरनाक होते जा रहा है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये जनवरी से बताया जा रहा है हर एक सरकारी अस्पताल से। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी मेघालय और त्रिपुरा में उड़ने में बिजी थे जी, चुनाव को और इस तरफ नजर देना उनके लिए वक्त नहीं था। आखिर तक जाके 18 फरवरी को सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दिया, जब तक बच्चों के बीच में ये एडिनो वायरस पैंडेमिक बन चुके थे, कुछ करने की स्थिति में और नहीं थे, प्राइवेट अस्पताल में बेड नहीं है
सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम 2 साल पैंडेमिक कोविड-19 को देखकर आए थे जी। और बताया यह गया था कि तीसरा वेव या चौथा वेव बच्चों के लिए हो सकता है और इसीलिए केंद्रीय सरकार से काफी पैसा दिया गया था हर एक प्रदेश को कि बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल में, चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे वो सब डिवीजन स्तर पे हो, वहां पे बच्चों के लिए नेटवर्क बनाया जाए अस्पताल की। लेकिन ये एडिनो वायरस पेंडेमिक होने के बाद ये दिखा जा रहा है कि जिला स्तर पे बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सारे बच्चे बीसी रॉय हॉस्पिटल कोलकाता में रेफरल केस के हिसाब से आने के बाद उनका मौत हो रहा है, क्योंकि जब तक वो कोलकाता मेडिकल कॉलेज या बीसी रॉय में पहुंच रहे हैं तब तक हालत बिगड़ता जा रहा है। तो मतलब दूसरा क्या है, गांव में ट्रीटमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो सामने चुनाव है पंचायत की, वो गांव की चुनाव है और ममता बनर्जी को इस झूठ को सफेद करना है, इस झूठ को लोगों के सामने से निकालना, इसीलिए वो बच्चों की मौत मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और झूठ एग्जैक्टली। तीसरी बात यह है जी 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 जल्दी समाप्त करें, फिर एक और सवाल मेरे जहन में है जी। नहीं, पूछे निखिल जी। एक बात इसी से जुड़ा हुआ दरअसल मेरे जहन में है कि क्या इसी तरह का सफेद झूठ जो आपने कहा काला सफेद करने की स्थिति में की वजह से जो ये अभी ऐलान किया गया है कि पंचायत चुनाव में जो पोस्ट पोल वायलेंस में जिन लोगों का नाम रहेगा टीएमसी कार्यकर्ताओं को, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या ये जो जनता के बीच में एक इमेज ममता बनर्जी की टार्निश हो रही थी कि वायलेंस की वजह से, उनकी वजह से ही, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से पूरे बंगाल में हिंसा छाई हुई है, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए ये सारा एजेंडा है? किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए निखिल, इसमें तो पहले चीफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा पिछले 2 साल से जो नकारती आई है वो कि पोस्टपोन वायलेंस हुआ है जी। पहले तो ये माने वो। हाँ, आज अगर अपने पार्टी के नेताओं को बताया ये जा रहा है कि गांव से आप लिस्ट भेजे कि कौन पोस्ट पोल वायलेंस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर लॉजिक के हिसाब से हम चले तो मतलब 2 साल की पहले जो 2021 के चुनाव के बाद पूरे देश में बताया जा रहा था कि बंगाल की पोस्ट पोल वायलेंस पूरे स्वाधीन भारत में एक सीमा क्रॉस कर गया और पूरी तरह से ममता बनर्जी इसको नकारते गए, तो क्या आज उन्होंने ये मान लिया है कि पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, जिसके कारण इतने सारे कमीशन बंगाल में आए, इतने सारे अदालत इसको संज्ञान में लिया, इतने सारे आरोप बीजेपी और बाकी अपोजिशन की जी, और उसमें उनके कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं। अपोजिशन ये जो मांग कर रहे थे कि एग्जैक्टली ये सिर्फ बीजेपी का नहीं है, देखिए ये सिर्फ बीजेपी का नहीं है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उनका भी ये आरोप है कि उनके लोग भी इस पोस्ट पोल वायलेंस में शिकार हुए हैं। 2 साल ममता बनर्जी मना नहीं, आज जाके अपने पार्टी का हिसाब ठीक करने के लिए उन्होंने लिस्ट मांग रहे हैं, मतलब पोस्ट पोल वायलेंस हुई है। जी 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 निश्चित तौर पर तो स्थितियां कहीं ना कहीं बड़ी प्रतिकूल है और ममता बनर्जी भी इसको समझ रही हैं। शायद यही वजह है कि पहले वो डिनाई करती हैं, लेकिन देखती हैं कि जब हाथ से स्थितियां बाहर निकल रही हैं तो उसको लीपने का, या जिसको कहते हैं कि लीपने पोतने जैसी स्थितियां वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र की चिंता आखिर किसको है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ, लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान,
सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र की चिंता कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन विदेश में उनकी ये यात्रा अनवरत जारी है। ये बात समझने की जरूरत है कि विदेश में उनकी ये यात्रा जारी है। लंदन में भी राहुल गांधी अपनी पुरानी स्क्रिप्ट ही अभी भी दोहरा रहे हैं, अभी पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बताकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने को एक नया और फ्रेश गांधी वाली इमेज बताई थी कि अब वो बदल गए हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि फ्रेश इमेज वाली बात में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी में दरअसल कोई बदलाव नहीं आया है, वो पुराने वाले राहुल गांधी ही हैं। लंदन में राहुल गांधी ने अपनी 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूरी बताते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा था, इसलिए उन्हें यह यात्रा निकालनी पड़ी। जबकि भारत में उन्होंने ये आरोप मीडिया पर लगाया था कि मीडिया कवरेज नहीं दे रही है, इसलिए एनजीओ के साथ मिलकर उनको ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। तो उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत के खिलाफ राहुल गांधी की अनर्गल बातें देश के लिए खतरा बन सकती हैं, यह समझने की जरूरत है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के स्वघोषित राजकुमार ने सभी मर्यादाएं तोड़ दी हैं और उनकी बातें देश के लिए खतरा बन सकती हैं। किरेन रिजिजू का दावा है कि उनके भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें भारत की छवि खराब करने के लिए कर रही हैं और राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अपनी 3 महीने से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा में आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोताही नहीं बरती थी, लेकिन लंदन ग्रैंड कमेटी में भारत में बोलने की आजादी पर सवाल खड़ा करने के पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है, ये निश्चित तौर पर उनसे सवाल पूछा जाएगा। और क्या कुछ कहा है इस पर किरेन रिजिजू ने, आइए देख लेते हैं कि किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर और जिस तरह से वो देश के खिलाफ वहां पर और खासतौर पर सरकार के खिलाफ वो लगातार वहां पर जहर उगल रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। उस पर क्या कुछ कहना है किरेन रिजिजू का, आइए उन्होंने एक ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है कि एक ही उत्पाद को बार बार रीलॉन्च करने की एक हद होनी चाहिए। अब लंदन में इसे फिर रीलॉन्च किया गया है और भारत में वही गैंग सक्रियता से इसकी मार्केटिंग में जुट गया है। उनका कहना है कि एक ही जो उत्पाद है उसको बार बार रीलॉन्च करने की हद होनी चाहिए और उनका इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ है कि उनको बार बार रीलॉन्च किया जा रहा है और लंदन में एक बार फिर से रीलॉन्च किया गया उनको, और जो पुरानी गैंग जो है वही उसको भारत में फिर से मार्केटिंग करने में जुटी हुई है। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, राहुल गांधी एक के बाद एक इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको इस बात का क्या एहसास है कि उनके इन बयानों का जो दूसरी देश विरोधी ताकतें हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं, भले ही उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए? तो क्या राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर भी सवाल उठते हैं? निखिल, जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे थे अभी एक राजस्थान के कांग्रेस के नेता है, उनका भी ऐसे ही मिलता जुलता एक प्रतिक्रिया आई है। नेता कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या ये बकवास करने के लिए विदेश की धरती ही मिलती है क्या? वो पूछा कि जब आपके पास पार्लियामेंट है, आप जब कभी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन आए दिन करते रहते हैं, लेकिन आप अगर देश के बारे में, भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में आप ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। रही बात अब की किरेन रिजिजू ने जो प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने जिस तरह से बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा उनको जो करनी पड़ी थी वो एक मजबूरी में करनी पड़ी थी और ये उनकी ये मजबूरी थी कि देश में लोकतंत्र भारत में जो खत्म हो रहा है, इसलिए वो यात्रा निकाल के लोगों के बीच में जाना उनकी एक मजबूरी थी और वो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि यही बात राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ दिल्ली में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाल रहे थे, तो लोगों में हर दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा सिर्फ व सिर्फ आरएसएस होता था, बीजेपी और नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी होते थे। लेकिन वो हर बार कहते थे कि मीडिया चूंकि उनको कवरेज नहीं दे रहा है, इसलिए उनको ये यात्रा निकालनी पड़ी ताकि देश का अटेंशन वो ले सके, देश में लोगों को बता सके। लेकिन देश में आप ये देखिए कि पूरे 3500 किलोमीटर जो वो कहते हैं या दावा करते हैं, बड़े कंटेनर के 150 एसी कंटेनर के साथ में 200-300 लोगों के साथ में उन्होंने तो यात्रा की। लेकिन इस देश के जब सवाल पूछा गया कि इस देश में उन्होंने एक नई पहल और नई चीज़ देने के बाद जो आश्वासन दे रहे थे, तो उनके नाम पर उन्होंने क्या दिया?
या वो जो डिस्कोर्स में लाना चाह रहे थे कि देश में एक बहस में लोगों के बीच में आनी चाहिए, वो बहस का मुद्दा उनका क्या था? तो ये बात तो उनकी परिपक्वता अपरिपक्वता, जो बात आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो किरण रिजिजू कह रहे हैं उसकी बात को गंभीरता से लोगों को समझनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये सवाल तो आप देश में लोग जान रहे हैं कि आपकी मैच्योरिटी क्या है और आप किस मैच्योरिटी के और किस लेवल पे आप बात करते हैं। लेकिन ये आपके एजेंडे, आपकी बातों को जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में ये बात रखते हैं तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो इसका एजेंडा बनाता है और वो एजेंडा बना के भारत की छवि को खराब करने के लिए उसके राहुल गांधी के, आपने देखा पाकिस्तान के कई टेलीविजन चैनल ने राहुल गांधी के बाइट को चलाया है कई मुद्दे पे। तो अब सवाल है कि आपका एक नेशन पर्सपेक्टिव जो होता है, एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर से या किसी पार्टी के नेता से आपको एक ये हो सकता है और डेमोक्रेसी में ऐसा होनी भी चाहिए, लेकिन जब आप उसके नाम पे अगर आप देश की छवि खराब करते हैं तो इस बात के लिए चिंता की बात जरूर होती है। चिंता की और बात यही बात किरण रिजिजू कह रहे हैं। जी, चिंता की बात है। तो अगर सीधा सवाल यही किया जाए कि राहुल गांधी के ये सब कहने के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की अचानक ये भारत जोड़ो की यात्रा के बाद जो यात्रा अभी वो लंदन के या विदेशों में अपनी अपनी जगह पे उनका सारा फिक्स एक प्रोग्राम होता है, वो करने की जरूरत क्या पड़ी थी? तो आज आप देखिए कि देश में G20 को लेके किस तरह का पूरे हर कम्युनिटी में, हर वर्ग में, हर जगह पे एक बड़ा उत्साह है। लोग किस तरह से इसको एक देख रहे हैं कि इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल पावर के रूप में, कि इंडिया ने किस तरह से अपना नाम, अपनी जो सॉवरेंटी है, इंडिया ने किस तरह से इसको साबित किया है। अब इंडिया किसी देश के सामने में मांगने वाले और गिड़गिड़ाने वाले देश की सूची में नहीं है। इंडिया आज पॉलिसी मेकर के रूप में देश के दूसरे देश की जो समस्या है उसके बीच में एक मध्यस्थता करने की स्थिति में है। जी, तो इतनी बड़ी जो भूमिका भारत की बनी है, ये खास करके आप पिछले 8 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि जिस समय में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, तो क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद ये जो ब्रिटेन की उनकी यात्रा है, उस यात्रा में क्या वो भारत की छवि को तार-तार करना चाहते हैं? जो बात लोगों के अभी पूरी दुनिया में इस बात को है कि भारत आने वाले देश के लिए, आने वाले दुनिया के लिए एक भविष्य का एक भारत बन सकता है, एक भविष्य का भारत होगा। जो अभी आपने देखा, बिल क्लिंटन ने भी अपने ब्लॉग में लिखा, उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है, भारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये बात आपको बिल क्लिंटन कह रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि उसी समय में राहुल गांधी ब्रिटेन में, लंदन में और जगह पे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ में मीटिंग करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो इंडिया की डेमोक्रेसी को तार-तार करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके सामने में है। जी 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 जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद मिश्रा जी। और अब बात करेंगे शराब घोटाले की जांच की। आज जो है वो के कविता तक पहुंची हुई है और ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही है। तो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कुछ है पूरी सियासत? तिहाड़ में भी कम नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, वो भी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। तो तिहाड़ में भी कम नहीं हो रही है मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। सिसोदिया से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। मंगलवार को भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और आज भी उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली की शराब नीति में के घोटाले में, कथित घोटाले में पूछताछ की जा रही है। 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया है। दिल्ली की राउज़ कोर्ट ने उन्हें हिरासत में भेजा है, दरअसल तिहाड़ में भेजा है। और इस घोटाले में जो धन शोधन से जुड़ा हुआ मामला है, वो पैसे के ट्रोल के लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। पूछताछ करेगी 11 मार्च को, और पहले 9 मार्च को ये पूछताछ होनी थी, लेकिन के कविता ने ईडी से वक्त मांगा था। वहीं संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कविता दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 मार्च को 1 दिवसीय धरने पर बैठेंगी। और कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों के भी के कविता के साथ धरने में शामिल होने की उम्मीद है कि विपक्षी दल भी उनके साथ बैठेंगे। बीआरएस का दावा है कि वो महिला हितों की बात कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को उनसे परेशानी है। वो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला हितों की बात कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है, ये दावा है बीआरएस का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तेलंगाना में केसीआर के मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है, तो किस मुंह से बीआरएस और के कविता महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? शराब घोटाले में दक्षिण के कार्टेल की गिरफ्तारी के बाद के कविता की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दिल्ली में के कविता ने मीडिया से बातचीत में मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। लेकिन यह क्यों न माना जाए कि यह सिर्फ सियासत चमकाने और ईडी की पूछताछ से पहले माहौल बनाने की कवायद है। विपक्षी एकता की जरूरत शायद के कविता को इसीलिए
पड़ी है। के कविता ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी सुनते हैं। उनका कहना है कि जहां जहां चुनाव होते हैं उससे पहले ईडी वहां पहुंच जाती है। ये जो तर्क है ये लगातार बहुत सारे लोग देते रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं उनके पास शायद ये एक तर्क बड़ा मुफीद लगता है। क्या कुछ कहा के कविता ने इस बारे में, आइए सुनते हैं। तो द मोडस ऑपरेंडी ऑफ बीजेपी हैज बीन कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह से देखते हैं कि कविता की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस पूरी सियासत को, और जो 10 तारीख को धरना दे रही हैं, सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि वो महिला आरक्षण की बात कर रही हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं, लेकिन जिस राज्य से वो आती हैं और जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती हैं, बीआरएस, वहां पर उनके मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है। तो क्यों ना माना जाए कि ये सारी जो कवायद है वो दरअसल सियासी है और अपने को ईडी की पूछताछ से पहले की ये सारी तैयारियां हैं। बिल्कुल निखिल, आपने बताया ही किस तरह से वहां मंत्रिमंडल में कोई भी महिला मंत्री नहीं है, बावजूद इसके किस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि दिल्ली में भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को उनकी एजुकेशन पॉलिसी के लिए टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये दोनों ही पूछताछ है, मनीष सिसोदिया से ईडी की अभी जो पूछताछ चल रही है तिहाड़ जेल के भीतर, जहां मैं अभी मौजूद हूँ, और कविता का जो आपने आज बयान देखा, ये सब मामलों की जड़ असल में वही एक स्कैम है जिसमें साउथ की एक बड़ी लॉबी भी जुड़ी हुई है। केवल दिल्ली सरकार ही सवालों के कटघरे में नहीं है, तेलंगाना के प्रभावशाली राजनेता और बिजनेसमैन भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनसे 9 तारीख को पूछताछ होनी थी। उन्होंने एग्जेम्पशन मांगा, जिसको ईडी सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि ईडी ने इसके लिए सहमति जता दी है कि 11 तारीख को वो पूछताछ के लिए आ सकती हैं। इसके अलावा कविता की तरफ से एक बात ये भी उठाई गई थी कि महिला होने के नाते, उनकी पार्टी के कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि महिला होने के नाते उनसे घर पर पूछताछ की जाए, उनसे ईडी दफ्तर में या सीबीआई दफ्तर में पूछताछ ना हो। तो एक तरीके से पूछताछ से पहले वो एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है एजेंसीज के ऊपर भी कि इनके समर्थन में बहुत भारी मात्रा में वहां पर लोग हैं, बहुत तादाद में लोग हैं राज्य में, और ये इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले देखें किस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, और एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप जब सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन पर कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उस वक्त कोर्ट ने साफ कहा था कि मामला गंभीर है, ऐसा नहीं है कि सीबीआई हवा में बात कर रही है, साक्ष्य हैं, और एजेंसी को इनेबल करने के लिए हिरासत में पूछताछ दी जानी चाहिए। तो कविता पहले से एक आप कह सकते हैं कि एक वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से तेलंगाना में, कि उनको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब उनसे पूछताछ होगी तो विपक्ष वहां पर भी भारी हंगामा करेगा और केसीआर को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। जी निश्चित तौर पर। दरअसल कई बार लगता है कि यही एक विकल्प या यही एक बात बचती है जो ये दल या ये लोग कह सकते हैं कि दरअसल उन्हें फंसाया गया है, क्योंकि कोई कभी भी ये देखने में नहीं मिलता कि वो कह दे कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है और मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। और अब अगला सवाल जो है वो है कानून व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था को लेकर के पंजाब की बात हो चाहे बिहार की बात हो, तमाम जो प्रदेश हैं उनके ऊपर सवाल उठे हैं कि किस तरह से सरकार का इकबाल जो है वो वहां कायम रखने में मुश्किल हो रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की है और अब जो अदालतें हैं वो टिप्पणियां कर रही हैं, और इस कड़ी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने माना है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पंजाब के लोग लगातार चिंतित हैं। कोर्ट का मानना है कि हाल ही में कुछ लोगों और संगठनों की ओर से कानून को अपने हाथ में लेने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर हल्ला बोल मार्च निकाला और भगवंत सरकार को जगाने की पहल की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने असेंबली में मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच में ढिलाई बरतने पर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया है। पंजाब में टारगेट किलिंग को लेकर बढ़ती घटनाओं पर विपक्ष ने चिंता जाहिर की है। और विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली मॉडल और केजरीवाल की सियासत ने सीएम भगवंत मान को डमी मुख्यमंत्री बनाकर रख दिया है और वो केवल ऑर्डर्स ले रहे हैं केजरीवाल के, ऐसा
विपक्ष कहता है। उधर बिहार में महागठबंधन सरकार पर भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। राज्य में व्यवसायियों पर हुए हमले के साथ टारगेट किलिंग ने प्रशासन के इकबाल पर सवाल उठाया है। छिटपुट घटनाओं में आई तेजी ने सीएम नीतीश कुमार के सुशासन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और कहा जा रहा है कि जो सरकार का इकबाल है वो अब समाप्त हो रहा है और जो पुलिस प्रशासन है वो ढीला पड़ रहा है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए 2 राज्यों में खासतौर पर, और अदालतें अब इनमें हस्तक्षेप कर रही हैं। विनोद मिश्रा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब की बात करें या बल्कि एक एक करके बात करें, तो वहां पर अब अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देखिए निखिल, कल की जो घटना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए पंजाब हाईकोर्ट को क्यों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को इस बीच में आना पड़ा है। एक याचिका को लेके वहीं के अमृतसर के एक अभी गए थे और उनका आरोप है कि भाई पंजाब पुलिस जो है वो एक तरह से एकदम पूरा चुपचाप बैठी हुई है और जिस तरह से वहाँ पे एक मॉब के ये करके वहाँ पे जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है या बाकी जो लोग जिस तरह से वहाँ पे अभी देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो बहुत चिंताजनक है। तो उस याचिका पे करते हुए जो पंजाब हाईकोर्ट के जो टिप्पणी थी वो बहुत ही तल्ख टिप्पणी उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये पंजाब से प्रशासन के इकबाल पे ये सवाल आता है कि ये सारी चीज़ों में आप देखें कि किस तरह से एक कोई व्यक्ति या संगठन किस रूप में वहाँ की सरकारें वहाँ की व्यवस्था को प्रभावित करते हुए दिखते हैं और किस तरह से वहाँ के लॉ ऑर्डर सिचुएशन में पुलिस जो है वो मूक दर्शक बना हुआ रहता है। ऐसे कई सिचुएशन में भी पंजाब में सामने आए हैं। अभी आप देखिए उसके अगेंस्ट में हुआ क्या है। अब देखिए वहाँ के जो मशहूर सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या के महीनों बीत गए हैं, लेकिन पंजाब में अभी भी उस चीज़ को लेके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके या बाकी चीज़ों को लेके भगवंत मान सरकार बहुत कुछ अपना एक्टिव जो परसेप्शन है लोगों के बीच में नहीं बना पा रही है। अब वहाँ सिद्धू मूसेवाला के जो पिताजी हैं वो फादर का वो धरना होता है और आप देखिए कि उसके बाद आज विधानसभा में, असेंबली में वहाँ कांग्रेस के लीडरों ने वहाँ बायकॉट किया है और वो एक तरह से सरकार को इस बात के लिए ये बताया है कि सरकार जो है टारगेट किलिंग के मामले में पूरी तरह से खामोश है और जो क्रिमिनल्स हैं और वो जो गैंग है उस गैंग के बारे में सरकार ने अपना ढीला रवैया अपनाया हुआ है। दूसरी तरफ आज देखिए कि बीजेपी ने चंडीगढ़ में पूरे जबरदस्त हल्ला बोल वहाँ पे रैली की है और बहुत जबरदस्त सरकार को बताने की कोशिश की है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। तो ये कम से कम हाईकोर्ट के, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो कल के जो टिप्पणी है उस टिप्पणी से ये बात मानी जा सकती है कि अभी तक जो विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही थी, कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से आम लोगों की जो मुश्किलें हैं, आम लोगों की जो पीड़ा है उसको समझा है और सरकार को जवाब भी मांगा है। जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे बिहार की स्थिति, क्योंकि बिहार में भी लगातार सरकार के सुशासन की जो बात होती थी, सुशासन बाबू कहते थे नीतीश कुमार को, अब उसी पर सवाल उठने लगा है। देखिए मैं दोनों स्टेट की बात जब आप करते हैं ना तो वही बात निखिल सामने में आता है इकबाल का। जब प्रशासन वहाँ आपको कहीं भी किसी भी स्टेट में देखिए लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन का ये वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अगर उस समय में जैसे पंजाब की हालत क्या है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अब ये लोग मानने लगे हैं, जो विपक्ष का पहले आरोप था कि भगवंत मान एक डम्मी चीफ मिनिस्टर वहाँ दिल्ली मॉडल में बना दिया गया है, अब वहाँ अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा जो है वो एडवाइजर बन के वहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या भगवंत मान फ्रीली किसी चीज़ के लिए वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन को किसी बात के लिए कह सकते हैं, या फिर उनको ये तय करने में मुश्किल होती है कि दिल्ली की तरफ से उसका क्या आदेश आता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर जो स्थिति आप पंजाब में देख रहे हैं, वो जो इकबाल की बात आप कह रहे थे, वही कमोबेश वहाँ भी है। अब वहाँ भी बिहार में अगर लोग पूछ रहे हैं कि ये शासन कौन चला रहा है, नीतीश जी सुशासन की बात करते थे, वहां तेजस्वी डिप्टी सीएम है, उनका वहां पे आप देखिए कि आरजेडी का अपना वर्चस्व है, हर दिन एक तरह की खबर आती है कि नीतीश कब है कब बाहर चले जाएंगे। तो इस स्थिति में वहां विपक्ष लोग पूछने लगे हैं कि भाई ये सरकार चला कौन रहा है। जी, निश्चित तौर पर अगर सियासी तौर पर बाबू का इमेज वहां पे दांव पे है, तो भगवंत मान का भी जो इमेज है वो पूरी तरह से दांव पे है। सियासी तौर पर देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री है वहां पर मौजूदा दोनों राज्यों में उनके इकबाल का सवाल है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसमें उनको रिमोट साबित करने पर तुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा। थैंक यू। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।